हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, किस तरह से वेरिएशंस आते हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए का मतलब आपको पता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एब्सेंट हो, ऐसा रिप्रोडक्शन या ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो एब्सेंट, ए का मतलब यहां पे क्या है? एब्सेंट है। सो इट इज सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। तो जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, सिर्फ माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन टेक्स प्लेस, राइट। और जो रिप्रोडक्शन है, इट इज मेनली अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं होती, उन सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। याद रहेगा बेटा, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, क्योंकि सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो तो किससे आती है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होती है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे पहली बात बच्चों कि यूनिपेरेंटल है, अभी मैंने बताया आपको कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, राइट। तो यूनिपेरेंटल है तो नो मैटिंग रिक्वायर्ड, तो दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत नहीं है। देन रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है कि कम टाइम में ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। थर्ड, अगर इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो द ऑफस्प्रिंग्स आर कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज देयर आर नो वेरिएशंस। कार्बन कॉपी है ऑफ देयर पेरेंट्स। तो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बेसिक्स पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा बहुत सारी टाइप्स होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें फिजन आ जाता है। फिजन दो टाइप का होता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। स्पोरुलेशन। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस फीचर्स के साथ हम पढ़ेंगे उनको, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ बाइनरी फिजन पढ़ा है अमीबा का, लेकिन बाइनरी फिजन भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है। एज यू कैन सी हियर, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो यहां पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है, बाइनरी फिजन में या किसी भी डिवीजन में दो प्रोसेस होती है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें बाइनरी फिजन आता है, और उसमें भी सिंपल बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल क्या है बेटा? अमीबा है। ये तीनों डिपेंड करेंगे प्लेन ऑफ डिवीजन, किस एंगल के थ्रू ऑर्गेनिज्म या सेल डिवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे। अगर लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड करता है तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स होता है तो ट्रांसवर्स, और इरेगुलर है तो सिंपल बाइनरी फिजन। तो अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। देन यूग्लिना में आप देख रहे हो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनली ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड कर रही है, दो नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। जबकि पैरामीशियम में ये डिवीजन कैसा है? ट्रांसवर्स प्लेन के थ्रू हो रहा है। एंड सिरेटियम ऑब्लिकली डिवाइड कर जाता है। So depending upon the plane of division, there are four types: irregular या simple binary fission, longitudinal, transverse and oblique binary fission. अब एक आता है मल्टीपल फिजन। क्या डिफरेंस होता है मल्टीपल फिजन में, और कौन सा एग्जाम्पल होता है मल्टीपल फिजन का? मल्टीपल फिजन में नाम से आपको आइडिया आ रहा होगा कि बहुत बार डिवीजन होगा।
तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो अभी तक हमने देखा एक बार न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा था और एक बार ही साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, लेकिन मल्टीपल बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन में जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड करेगा, और जब सेल के साइटोप्लाज्म में स्पेस नहीं बचेगा तो रप्चरिंग हो जाएगी एंड दिस न्यूक्लिएटेड सेल अलोंग विद द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कम्स आउट। तो मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय सिंगल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट इज मल्टीपल फिजन। क्लियर? याद रह जाएगा? बताओ। मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम। अब दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें बाइनरी और मल्टीपल फिजन का, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। बाई का मतलब ही क्या होता है? टू। जबकि यहां पे बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं। यहां पे सिर्फ एक बार डिवीजन हो रहा है, यहां पे बहुत बार डिवीजन होता है। नो रेजिड्यू, कंप्लीट डिवीजन हो जाता है सारे के सारे साइटोप्लाज्म का। यहां पे सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लेफ्ट। ये फेवरेबल कंडीशंस में, जबकि मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। ये बहुत पढ़ा है आपने, बर्डिंग इन यीस्ट, बर्डिंग इन हाइड्रा, है ना? ये दोनों एग्जांपल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो पेरेंटल सेल है उसमें एक आउटग्रोथ बन जाती है एंड देन इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फॉर्म चेन ऑफ सेल्स। ये सेल्स पेरेंट बॉडी से डिवाइड हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एंड फॉर्म्स न्यू ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या कहते हैं? यीस्ट या हाइड्रा। लेकिन ये भी दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी। तो यहां पे जो आप देख पा रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल बॉडी, जिसको एक्सोजीनस बर्डिंग भी कहते हैं, हाइड्रा और यीस्ट में दिखाई देती है। क्योंकि जो आउटग्रोथ बनी है आप देख लो, ये ऑन आउटर सरफेस है ना, बाहर की तरफ बन रही है। सो इट इज नोन एज एक्सटर्नल बर्डिंग। जबकि जो पोरिफेरेंस होते हैं, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं, उनमें इंटरनल बर्डिंग देखने को मिलती है। राइट? यहां पे स्पेशल बर्ड्स बनती हैं इनसाइड पेरेंट बॉडी which is known as a gemule. So internal budding in porifera occurs with the help of gemule formation. ठीक है? अब gemmules में स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप होता है which are known as archocytes. During favorable condition, a group of archocytes come through this micropyle opening and forms a new colony. So this is internal budding. Clear? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब सिंपल वर्ड में होता है पार्ट। फ्रेगमेंट का मतलब पार्ट। तो जब पेरेंट बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाए एंड ईच पार्ट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ईच फ्रेगमेंट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। याद रह जाएगा बच्चों मेरे? ठीक है? तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहां पे आप स्पायरोगायरा में देख पा रहे होंगे, ये प्लेनेरिया है। उसके अलावा कोई और एग्जांपल बता सकते हो जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है? बताओ। फंजाई में राइजोपस, राइजोपस में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन को ऑलमोस्ट सेम समझ लेते हैं। री का मतलब क्या है बेटा? री का मतलब होता है अगेन, और जनरेशन का मतलब ग्रो। तो दोबारा से ग्रो करना। तो इट इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सिर्फ लोस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड अगेन। कि मान लो इसका हेड पोर्शन तो इंटैक्ट है, तो सिर्फ बॉडी पार्ट और टेल दोबारा से बनेगी। यहां पे हेड और बॉडी इंटैक्ट है, सिर्फ टेल पोर्शन दोबारा बने। तो ओनली लोस्ट पार्ट इज फॉर्म्ड अगेन। बात समझ में आई? तो उसको हम क्या कह देंगे? रीजनरेशन। क्लियर? तो हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है। ठीक है? अब आपने देखा होगा लिजर्ड अपनी टेल को लॉस्ट कर देती है जब भी कोई डेंजर उसको दिखता है। इट इज ऑल्सो रीजनरेशन। कि जो
अफेक्टेड पार्ट है वो रीडेवलप हो जाता है। तो ये रिपीटेटिव रीजनरेशन भी होता है और रिस्टोरेटिव जनरेशन भी होता है। इसको ऑटोटोमी भी कहा जाता है बेटा, अगर याद रह जाए आपको तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन का डिफरेंस क्या है? फ्रेगमेंटेशन कि जितने भी पार्ट बनेंगे, जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे, उनसे उतने ही नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट्स बने, 4 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। रीजनरेशन में जो लॉस्ट पार्ट है वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। टेल लिजार्ड की गई, सिर्फ टेल दोबारा से ग्रो कर रही है, ना कि पूरी की पूरी लिजार्ड दोबारा से बनती है। याद रह जाएगा। देन स्पोरुलेशन, या इसको स्पोर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोरुलेशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पोर क्या होते हैं। स्पोर्स आर सिंगल सेल्ड व्हाट यू से माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। ये थिन वॉल्ड भी हो सकते हैं, थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, ये ग्रुप्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, उनकी बात कर रहा हूं, एग्जांपल्स बता रहा हूं। एल्गी और फंजाई में कॉमनली स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जो पेरेंट बॉडी है वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम, और एक स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रप्चर हो जाएगा स्पोरेंजियम, तो स्पोर्स आर रिलीज आउटसाइड, और जैसे ही सबस्ट्रेटम मिलेगा, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो वो नया क्या बना देंगे? माइसीलियम बना देंगे, फंजाई में अगर बात करें तो, ठीक है। मोटाइल स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर्स, जूस्पोर। और नॉन मोटाइल स्पोर को क्या कहेंगे? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एप्लेनोस्पोर। क्लियर? बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर एटसेट्रा। अब एक अलग टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है, विच इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, नया प्लांट बन जाए। तो वो स्ट्रक्चर जिससे नया प्लांट पार्ट बनता है, नया पार्ट बनता है, उनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। रूट, स्टेम, लीफ, कोई भी पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हो सकता है। ये दो टाइप का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल। कि लीफ, बर्ड, स्टेम, रूट, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, उससे अगर प्रोपेगेशन हो तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन कुछ मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशंस करके जब नया प्लांट डेवलप किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सारे के सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप एक को भी स्किप नहीं कर सकते। तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। तो पहले नेचुरल मेथड्स की बात करते हैं। रूट्स, स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जिसको कहते हैं, वो आपने देखी है। उसकी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करती है, ठीक है, याद रह जाएगा। अब स्टेम, स्टेम अंडरग्राउंड भी हो सकता है और एरियल भी हो सकता है, या सब एरियल भी हो सकता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो उसमें आपको ट्यूबर याद करना पड़ेगा, उसमें आपको बल्ब याद रखना पड़ेगा, और उसमें आपको सक्कर, 3 मेनली याद रखने पड़ेंगे, ट्यूबर, बल्ब एंड सक्कर। और लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम, इसको पत्थर चट्टा कहते हैं। और सब एरियल मॉडिफिकेशंस में क्या आ जाते हैं? रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट, रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट। बेसिकली आपको ये इन पे ध्यान देना है। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया। रूट का क्लियर हो गया कि टैप या एडवेंटिशियस रूट्स जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो, डेलिया भी है, एस्पैरागस भी है। उसके अलावा मैंने क्या बताया? स्टेम, और एक वर्ड यूज मैंने किया था, बल्ब, अनियन। जो अंडरग्राउंड स्टेम है अनियन का, जिसमें एक या एक से ज्यादा बर्ड हो, वो डेवलप कर जाता है नए प्लांट में। गार्लिक में भी ऐसा ही होता है। ट्यूबर क्या होता है? पोटैटो आपने सबने देखा है, पोटैटो में इस तरह से लाइंस होती हैं, एंड दीज लाइंस आर नोन एज आईज और एक्सिलरी बर्ड। तो अगर हम पोटैटो को कट करते हैं जिसमें एक आई हो एटलीस्ट, तो वो पार्ट एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्यूबर।
पोटैटो का ट्यूबर और अनियन का बल्ब। और तीसरा मैंने क्या बताया था, शक्कर बताया था। लेकिन यहाँ पे ये जिंजर सॉरी इसका जिंजर का एग्जांपल है, तो पहले हम बनाना और जिंजर में बात कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड राइजोम। बनाना में भी होता है और जिंजर में भी होता है। क्या होता है राइजोम? जो मेन अंडरग्राउंड स्टेम है, जो फूड को स्टोर करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, उनमें जो बर्ड्स हैं वो नए स्टेम की फॉर्मेशन करते हैं, नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि सक्कर्स में क्या होगा बेटा? सक्कर्स में जो थिन अंडरग्राउंड ब्रांच होती है वो एरियल स्टेम से नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देती है। बेसिकली आप ये चीजें भी याद रख लेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक, उसके अलावा सब एरियल में रनर, आपने देखा है जो हमारी कॉमन लॉन ग्रास होती है बहुत जल्दी स्प्रेड करती है ना, लॉन की ग्रास, वो रनर होती है, दूब ग्रास भी कहते हैं उसको। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में स्टोलन होता है, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होता है। तो ये एग्जांपल्स आप याद रख लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइलम की, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कि जो लीफ है अगर सॉइल में गिर जाती है तो वहां से साइड वाइज आप देख रहे हो यहां से इस तरह से बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं एंड ईच बर्ड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली स्टोन पेशेंट्स के लिए। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है? कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज किया जाता है। कटिंग, सबसे कॉमन एग्जांपल रोज प्लांट आपने देखा है कि उसका, क्योंकि स्टेम उसका हार्ड होता है, थिक होता है। ठीक है, उसके अलावा तो स्टेम की भी कटिंग लगा सकते हैं हम उसके अलावा रूट या लीव की भी कटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कट पार्ट पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जैसे इंडोल ब्यूटायरिक एसिड या इंडोल एसिटिक एसिड, मेनली ब्यूटायरिक एसिड यूज किया जाता है, और उस पार्ट को जब हम प्लांट कर देंगे सॉइल में तो नया प्लांट बना देगा। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट लिए जाते हैं, दो अलग अलग प्लांट लिए जाएंगे, तो जिस प्लांट का स्टेम पार्ट लिया जाएगा उसको कहेंगे सियोन, और जिस प्लांट का रूट पार्ट लिया जाएगा उसको कहेंगे स्टोक। तो स्टोक और सियोन को इस तरह से अलग अलग पार्ट प्लांट से लेकर और एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एंड उसको इस तरह से बाद में टाइटली बांध देंगे एंड आफ्टर सम टाइम इट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो सियोन और स्टोक याद रखना है। तो आपने देखा होगा एक ही रोज प्लांट पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं, या एक नया प्लांट डेवलप किया गया है जिसको कहते हैं पोमैटो। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? पोटैटो प्लस टोमेटो, कि ऊपर तो टोमेटो लगेंगे उसी प्लांट पर, नीचे पोटैटो लगेंगे। तो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ग्राफ्टिंग फॉर हॉर्टिकल्चरिस्ट। लेयरिंग, ऐसे प्लांट जिनमें स्टेम वीक है उनमें यह मेथड अडॉप्ट किया जाता है लेयरिंग का, है ना। तो उनके स्टेम को स्ट्रेच करके आप देख पा रहे होंगे यहां पे सॉइल के लेवल तक ला दिया जाता है। प्लांट स्टिल अटैच टू रूट्स, यहां पे उसका बार्क रिमूव कर दिया जाएगा अपर साइड से, एंड आफ्टर सम टाइम इस पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अलग अलग टाइप की लेयरिंग होती है, एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड सो ऑन, गिट्टी फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको। तो दीज आर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और नई डिमांड के हिसाब से एक नई टेक्निक डेवलप की गई है जिसको माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर कहा जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर, कि एनी पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग न्यूक्लियस, या कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल ली जाती है प्लांट की, एंड इट इज अलाउड टू ग्रो इन न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया में वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो उस प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, अब सेल डिवाइड करना शुरू करेगी, 1 से 2, 2 से 4, तो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बन जाता है सेल्स का, विच इज नोन एज कैलस। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स इज नोन एज कैलस। उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है
कि अलग अलग पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग अलग जगह पे, और उससे एक मिनिएचर प्लांट बन जाता है जिसमें सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, विच इज नोन एज प्लांटलेट। अब उस प्लांटलेट को फिर नर्सरीज में, सोयल में ग्रो कर दिया जाता है, और वहां से आप अपनी जरूरत के हिसाब से उनको ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज टिश्यू कल्चर। तो रैपिड मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, सीडलेस प्लांट्स को ग्रो करने में मेनली यूज किया जाता है, डिजीज फ्री प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इसको यूज किया जाता है, राइट। और सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट होता है, क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको किया जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बेनिफिट्स, रैपिड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते उनको ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। इसके अलावा आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि डिजीज फ्री प्लांट्स, क्योंकि ऐसा पार्ट लेंगे ही नहीं हम, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन, राइट। और हार्वेस्टिंग पीरियड भी इसमें रिड्यूस किया जा सकता है, एबायोटिक कंडीशंस या बायोटिक कंडीशंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया जा सकता है। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो, कि इसमें नई वैरायटीज नहीं डेवलप होती क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर प्लांट में, पेरेंट प्लांट में डिजीज है तो वो ट्रांसमिट होता रहेगा, तो डिजीज इजिली ट्रांसमिट हो सकते हैं क्योंकि वेरिएशंस नहीं है। और स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्संस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, और ये थोड़ा सा इनिशियली इसकी कॉस्ट हाई होती है, एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज रिगार्डिंग वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, चाहे फ्यूजन है उसके वेरियस टाइप्स की। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई इफ बट है, तो आप अपनी बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू डू दिस। सी यू सून, कीप स्टडी।